नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रोहितास यादव, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय रावतबाटा। बीए पार्ट प्रथम के सभी विद्यार्थियों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीए पार्ट प्रथम वर्ष का पेपर सेकंड ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसका टॉपिक है मानव एवं पर्यावरण संबंध, मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशन। मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशन के संबंध में आपको बताया था कि मानव पर्यावरण के मुद्दे से संबंधित अध्ययन को हम विभिन्न दृष्टिकोणों से इसका अध्ययन करेंगे और जितने दृष्टिकोण हैं उनको मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांटते हैं: निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। तो निश्चयवाद के बारे में इससे पहले वाली क्लास में वीडियो में आपको बता दिया था विस्तार से निश्चयवाद क्या है, निश्चयवाद के समर्थक कौन कौन से हैं और निश्चयवाद की कुछ आलोचनाओं के बारे में भी आपको बताया गया था। आज की इस वीडियो में हम संभववाद, पॉसिबिलिज्म के बारे में हम देखेंगे। पॉसिबिलिज्म क्या है? पॉसिबिलिज्म है, संभववाद है, निश्चयवाद से जस्ट विपरीत है। जहाँ निश्चयवाद प्रकृति को महत्व देता है, प्रकृति सब कुछ है, मानव कुछ भी नहीं है, वहीं पर संभववाद विचारधारा मानव पर बल देती है, प्रकृति को गौण मानती है। मानव प्रमुख है, प्रकृति गौण है, ये इसकी मूल धारणा है, मूल अवधारणा है संभववाद की। जहाँ तक हम संभववाद की हम चर्चा करते हैं, यह है पर्यावरणवाद की विचारधारा के अंतर्गत हमने यह अनुभव किया कि मनुष्य की क्षमताओं को पर्यावरणीय शक्तियाँ नियंत्रित नहीं करती वरन मात्र प्रभाव डाल सकती हैं। इस उपागम के अनुसार पर्यावरण के द्वारा कुछ संभावनाएं प्रस्तुत की गई हैं। मनुष्य अपने छांट के द्वारा उनका उपयोग कर सकता है। ये जो है संभववाद की एक महत्वपूर्ण चीज है, चॉइस ऑफ मैन। संभववादी ये कहते हैं कि पर्यावरण है, पर्यावरण मनुष्य के सामने कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है और उन संभावनाओं में से जो सबसे ज़्यादा पॉसिबल है उसको मनुष्य चॉइस कर लेता है, उसको छांट लेता है और उस छांट के द्वारा उसका उपयोग कर सकता है। तो इस तरह से संभववाद है, चॉइस ऑफ मैन पर बल देता है, मनुष्य की चॉइस पर बल देता है, पर्यावरण की बाध्यताओं पर नहीं। संभववाद की विचारधारा का जन्म और विकास फ्रांस में हुआ। जैसा कि हमने देखा था, पर्यावरणवाद या निश्चयवाद या नियतिवाद की विचारधारा थी, उसकी उत्पत्ति जर्मनी में हुई, लेकिन संभववाद का विकास और जन्म है वो फ्रांस में हुआ। इसके जन्मदाता फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी लाप्लास थे। संभववाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग लाफेवरे ने किया। लाफेवरे भी एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। इनके अनुसार प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा मनुष्य के कार्यों को प्राथमिक स्थान दिया जाना चाहिए। लाफेवरे ने कहा है कि प्राकृतिक वातावरण की अपेक्षा, प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मनुष्य के कार्यों को, मनुष्य की क्रियाओं को प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मानव प्रकृति द्वारा प्रस्तुत की गई संभावनाओं का स्वामी होता है और उनके प्रयोग का नियंत्रक होता है। मानव है वो जो भी कार्य प्रकृति के द्वारा जो संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं उनका मालिक मानव है और उनका प्रयोग कैसे करना है
इसका निर्णय भी स्वयं मानव ही लेता है। आगे चल करके फेब्रे ने लिखा है कि देयर आर नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज, अर्थात यहाँ कोई भी अनिवार्यता नहीं है पृथ्वी पर प्रत्येक जगह कोई भी अनिवार्यता नहीं है, बल्कि हर जगह एवरीवेयर प्रत्येक जगह पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं ही संभावनाएं हैं। एंड मैन इज मास्टर ऑफ पॉसिबिलिटीज, और मानव जो है इन संभावनाओं का स्वामी है। और मानव मैन इज द जज ऑफ देयर यूजेज, और मानव जो है उनके प्रयोगों का निर्णायक भी है, जज भी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ला फेब्रे ने संभववाद शब्द का भी सबसे पहले प्रयोग किया और संभववाद का भी समर्थन किया, और समर्थन करते हुए ये कहा है कि कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, प्रत्येक जगह संभावनाएं ही संभावनाएं हैं। आगे चल करके हम देखते हैं संभववादी उपागम के प्रमुख जनक और जन्मदाता हैं फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी लाप्लास। उन्होंने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत में मानव पर्यावरण संबंधों में संभववादी उपागम के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा है कि प्रकृति मात्र एक परामर्शदात्री के रूप में है। ब्लास ने कहा है कि प्रकृति केवल परामर्श दे सकती है, परामर्शदात्री है। मनुष्य प्रकृति के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, मानने के लिए बाध्य नहीं है अर्थात प्रकृति ने कोई ऑर्डर कर दिया, कोई परामर्श दे दिया, सलाह दे दी, तो जरूरी नहीं है कि मानव उस सलाह को माने। तो इस तरह से विडाल डी लाप्लास ने प्रकृति को मात्र परामर्श दाता के रूप में स्वीकार किया है। आगे चल करके हम देखते हैं विडाल डी लाप्लास ने इसके बारे में कहा है, संभववाद के बारे में, संभववाद के समर्थन के बारे में, नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर, परामर्श से ज़्यादा और कुछ नहीं दे सकती है, परामर्श दाता ही है नेचर। मनुष्य प्रकृति में अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु आवश्यक अनुकूलन करके परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। पर्यावरणीय कारक मानव को प्रभावित नहीं करते, वरन मानव द्वारा सामंजस्य के दौरान स्वयं परिवर्तित होते रहते हैं। ब्लास ने मानवीय शक्ति, ज्ञान, कौशल और बौद्धिकता को मद्देनजर रखते हुए पर्यावरणीय नियंत्रण के स्थान पर मात्र प्रभाव माना है, जिससे मानवीय क्रियाएं अवरुद्ध नहीं होती हैं। प्रकृति के प्रभाव से मानवीय क्रिया अवरुद्ध नहीं होती है। ब्लास ने मानव को एक ऐसा भौगोलिक कारक माना है जो कर्म प्रधान और कृत प्रधान दोनों ही है, अर्थात मानव एक्टिव भी है और मानव पैसिव भी है। ब्लास ने मानवीय कार्यों की सराहना करते हुए कहा है कि मनुष्य ने ही पेड़ पौधों को उनके मूल स्थान से ले जाकर विश्व के अन्य भागों में फैला देने का कार्य किया है। प्रकृति ये अलाउ नहीं करती है कि शीत कटिबंधीय जो वनस्पति है वो उष्ण कटिबंध में उत्पन्न हो, या उष्ण कटिबंधीय वनस्पति है वो शीत कटिबंध में उत्पन्न हो, लेकिन मानव ही ऐसा कारक है जिसने ऐसा करके दिखाया है। शीत कटिबंध में उत्पन्न होने वाली वनस्पति को उष्ण कटिबंध में, और उष्ण कटिबंध में उत्पन्न होने वाली वनस्पति को शीत कटिबंध में उत्पन्न करके ऐसा कार्य किया है। तो इस तरह से मनुष्य ने उनकी उपज की मात्रा में भी वृद्धि की है तथा भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु के अनुकूल उपयुक्त बनाने के लिए विभिन्न किस्में भी तैयार की हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकृति गौण है और मानव प्रमुख है। आगे चल करके संभववादी विचारधारा के
प्रमुख समर्थक कार्ल सावर ने भी इसका समर्थन किया है और प्रकृति को गौण और मानव को प्रमुख माना है। सावरकर ने भी मानवीय कौशल और क्षमता को महत्व देते हुए संभववादी विचारधारा पर बल दिया है। उन्होंने अपने पुस्तक कल्चरल ज्योग्राफी में नीतिवादियों के बारे में कहा है कि वे नियंत्रण के बदले प्रभाव और प्रभाव के बदले समायोजन शब्द का प्रयोग करने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि नियतिवादी पहले नियंत्रण की चर्चा करते थे, उसके बाद में प्रभाव की चर्चा करने लग गए और अब जो है मानव पर्यावरण समायोजन पर बल देने लगे हैं। इसका मतलब अब प्रकृति गौण और मानव प्रमुख होता जा रहा है। ब्लास के ही शिष्य जीन ब्रून्स भी संभववाद के समर्थक थे। वे मानते थे कि मनुष्य अपने वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता, वरन उसे परिवर्तित करने में क्रियाशील रहता है। पृथ्वी पर मनुष्य के लिए कोई भी वस्तु इतनी परम सीमित नहीं है कि उसमें छांट की संभावना न। उसने कहा है कि प्रकृति पर बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। उसमें मानव अपने अकॉर्डिंग चॉइस करता है, अपने अनुसार जो उसको सबसे अच्छी लगती है उसकी वो चॉइस करता है और फिर वो कार्य करता है। इस तरह से जीन ब्रून्स ने कहा है कि पृथ्वी पर कोई भी वस्तु है वो सीमित नहीं है। इसके बाद में हम देखें तो कई अमेरिकी भूगोलवेता ने भी संभववाद की विचारधारा का समर्थन किया है, जिसमें हम देखते हैं ईसा बोमेन। इसके अलावा जर्मन दार्शनिक हीगल और डिमांजिया ने भी संभववाद का समर्थन किया है। ईसा बोमेन ने कहा है कि चिंतन और विचारधारा का मानव सभ्यता के उत्थान और पतन से गहरा संबंध है। प्राकृतिक वातावरण की शक्तियाँ कभी भी सभ्यताओं को पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं कर सकती, वे केवल मानवीय समूह द्वारा ही त्यागी और अपनाई जाती हैं। उन्होंने आगे कहा है कि प्राकृतिक वातावरण मानवीय के स्वरूप को निर्धारित नहीं कर सकता। मानव द्वारा सदैव नवीन प्राकृतिक तत्वों की खोज की जाती है तथा इनके विकास के साथ इन्हें नवीन महत्व मिलता जाता है। इसी तरह से जर्मन दार्शनिक हीगल ने भी निश्चयवाद की अपेक्षा संभववाद पर बल दिया है। पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा का इतना ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है कि उन्होंने ये कह दिया कि मेरे सामने वातावरण निश्चयवाद की बात मत करो। जहाँ पर पहले यूनानी लोग निवास करते थे, अब वहाँ तुर्क रहते हैं। यही तथ्य इस मामले को समायोजित कर देता है। तो इस तरह से हीगल ने भी संभववाद का समर्थन किया है। इसी प्रकार डिमांजिया ने भी पर्यावरणवाद की अपेक्षा संभववाद पर बल दिया है। उन्होंने मानवीय शक्ति को सर्वोपरि मानते हुए बताया कि मानव द्वारा वातावरण के परिवर्तन महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार मानव ने संचार के साधनों के द्वारा, पाताल तोड़ कुओं तथा नदियों के नियंत्रण द्वारा, मानवीय भोजन के लिए नए पौधों के विकास द्वारा वातावरण में परिवर्तन किए हैं। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि अब धीरे धीरे प्रकृति का प्रभाव कम और मानव और मानवीय तकनीकी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार संभववाद नियतिवाद के विपरीत विकसित होने वाली एक विचारधारा थी, जिसमें मानव को पर्यावरण से सर्वोच्च रूप में वर्णित किया गया है तथा उसे पर्यावरण में अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने वाला महत्वपूर्ण भौगोलिक कारक माना गया है। भौगोलिक कारक तो है वो, लेकिन पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन ला सकता है। तो इस प्रकार ये संभववादी विचारधारा समाप्त होती है और आगे जो है मानव पर्यावरण संबंधों के संबंध में तीसरी जो विचारधारा
तीसरा जो दृष्टिकोण है वो नवनिश्चयवाद है, जिसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।